यस। शिक्षा को सामाजिक विकास का साधन बनाना। शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति करना होता है। इसलिए शिक्षा का उपयोग सामाजिक विकास के साधन के रूप में मुख्यतया किया जाता है। यह राष्ट्रीय एकता एवं विकास को बढ़ाने में प्रमुख भूमिका निभाता है। इसके द्वारा सामाजिक कुशलता का विकास होता है। यह समाज को कुशल कार्यकर्ताओं की पूर्ति करता है। यह समाज की सभ्यता एवं संस्कृति का संरक्षण, पोषण एवं उसका प्रसार करता है। यह समाज के लिए योग्य नागरिकों का निर्माण करता है। इस तरह सामाजिक सुधार एवं उसकी उन्नति में शिक्षा सहायक होती है। मैं एक शिक्षा मंत्री के रूप में इस दिशा में यथोचित प्रयास करता। शिक्षा को आर्थिक विकास का साधन बनाना। आधुनिक युग में मानव के संसाधन के रूप में विकास में शिक्षा की भूमिका प्रमुख होती है। उचित शिक्षा के अभाव में मनुष्य कार्यकुशल नहीं बन सकता। कार्यकुशलता के बिना व्यावसायिक एवं आर्थिक सफलता प्राप्त नहीं की जा सकती। इस तरह शिक्षा द्वारा मनुष्य का आर्थिक एवं व्यावसायिक विकास होता है। मैं एक शिक्षा मंत्री के रूप में शिक्षा को आर्थिक विकास का साधन बनाता। शिक्षा को राष्ट्रीय विकास का साधन बनाना। लगभग 1000 वर्षों की परतंत्रता के बाद अनेक संघर्षों व बलिदानों के फलस्वरूप हमें स्वाधीनता प्राप्त हुई। स्वतंत्रता प्राप्त करने के बाद हमारी एकता सुदृढ़ तो हुई, परंतु हम देख रहे हैं कि सांप्रदायिकता, क्षेत्रीयता, जातीयता, अज्ञानता और भाषागत अनेकता ने पूरे देश को जकड़ रखा है। ये सभी समस्याएं हमारी राष्ट्रीय एकता में बाधक हैं। धर्मनिरपेक्षता की भावना का विकास कर सांप्रदायिकता दूर करने, सामाजिक सौहार्द के द्वारा जातीयता, भाषावाद एवं क्षेत्रीयता दूर करने में शिक्षा ही सहायक हो सकती है। इस तरह शिक्षा के द्वारा ही जन जागरूकता लाकर राष्ट्रीयता का विकास किया जा सकता है। मैं एक शिक्षा मंत्री के रूप में शिक्षा को राष्ट्रीय एकता का साधन बनाता। सब के लिए शिक्षा उपलब्ध कराने हेतु शिक्षा के अधिकार में संशोधन एवं उसका उचित कार्यान्वयन, 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए 4 अगस्त 2009 को लोकसभा में शिक्षा का अधिकार अधिनियम पारित किया गया, जो 1 अप्रैल 2010 से पूरे देश में लागू हो गया। इस अधिनियम के अनुसार भारत के 6 से 14 वर्ष आयु वर्ग वाले सभी बच्चों को मुफ्त एवं आधारभूत शिक्षा उपलब्ध कराना अनिवार्य है तथा इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए बच्चों से किसी प्रकार
का कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा और न ही उन्हें शुल्क अथवा किसी खर्च की वजह से आधारभूत शिक्षा लेने से वंचित करने का प्रावधान है। इस अधिनियम की सबसे बड़ी खामी यह है कि इसमें 6 वर्ष आयु वर्ग और 14 से 18 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों की बात नहीं की गई है। अंतर्राष्ट्रीय बाल अधिकार समझौते के अनुसार 18 साल तक की उम्र तक के बच्चों को बच्चा माना गया है, जिसे भारत सहित 142 देशों ने स्वीकृति प्रदान की है। फिर भी 14 से 18 वर्ष आयु वर्ग की शिक्षा की बात इस अधिनियम में नहीं की गई है। मैं एक शिक्षा मंत्री के रूप में जन्म के बाद बालक की सही देखभाल हो सके इसकी व्यवस्था करवाने के साथ ही उचित समय पर उसे विद्यालय में प्रवेश दिलाने को अनिवार्य करता तथा 14 से 18 वर्ष के बालकों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था करवाता। इसके लिए आवश्यकता पड़ने पर पर्याप्त संख्या में विद्यालय खोलता तथा प्रत्येक 30 छात्रों के लिए एक शिक्षक के अनुपात को पूरा करने के लिए पर्याप्त संख्या में नए शिक्षकों को नियुक्त करता। निजी शिक्षण संस्थाओं की मनमानी पर अंकुश। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद निजीकरण को बढ़ावा देने के लिए अनुदान एवं सरकारी सहायता के फलस्वरूप भारत में निजी शिक्षण संस्थाओं की बाढ़ सी आ गई है। स्थिति अब ऐसी हो चुकी है कि इस पर जल्द रोक न लगाई गई तो छात्रों को राष्ट्रीय शिक्षा मिलना मुश्किल हो जाएगा। इसकी वजह यह है कि अधिकतर निजी शिक्षण संस्थान धन कमाने का केंद्र बनते जा रहे हैं एवं इनके द्वारा छात्रों एवं अभिभावकों का शोषण हो रहा है। इसलिए एक शिक्षा मंत्री के रूप में मैं इस बात का पूरा ध्यान रखता कि निजी शिक्षण संस्थान अपनी मनमानी न कर पाएं और शिक्षा की गुणवत्ता बनाए रखने में भी योगदान दें। बाय स्टॉप।